भक्तों, बुधवार के दिन श्री गणेश जी की यह पावन कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनने पर जीवन के दुहक दूर होते हैं। घर की गरीबी मिटने लगती है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और व्यापार तथा धन में बरकत आने लगती है। जो भक्त सच्चे मन से श्री गणेश जी का स्मरण करता है, उसके मार्ग की बाधाएं हटती हैं और बुद्धि, विवेक तथा सौभाग्य का उदय होता है। यह कथा एक सुनार भक्त माधव की है, जो दिन रात मेहनत करता था, पर उसके घर में कभी सुख नहीं टिकता था। हाथों में कला थी, पर भाग्य साथ नहीं देता था। कभी काम बिगड़ जाता, कभी ग्राहक मुकर जाते, कभी धन न आते ही खर्च हो जाता। परिवार चिंता में रहता और माधव मन ही मन दुखी रहता। पर जब बुधवार के दिन उसने श्रद्धा से श्री गणेश जी की शरण ली, तब उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगे कि अभाव अवसर बना, दुख सुख में बदला और बंद रास्ते खुलने लगे। इस कथा के प्रत्येक भाग में नई लीला, नई परीक्षा और श्री गणेश जी की कृपा का चमत्कार छिपा है। जो इसे ध्यानपूर्वक सुने, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो। भाग 1। सुनार माधव की गरीबी, टूटी आशाएं, भारी कर्ज और नई प्रार्थना की शुरुआत। एक छोटे से नगर की तंग गलियों के बीच माधव नाम का सुनार रहता था। उसके पुरखे भी यही काम करते आए थे। सोना चांदी गढ़ना, पुराने गहनों को नया रूप देना, टूटी पायल जोड़ना, नथ कंगना हार और बिछिया बनाना, यह सब कला उसे बचपन से ही सिखाई गई थी। उसके हाथ इतने निपुण थे कि धातु का छोटा टुकड़ा भी उसकी मेहनत से सुंदर आभूषण बन जाता था। लोग कहते थे कि माधव के हाथों में हुनर है, पर उसके भाग्य में सुख कम लिखा है। उसकी छोटी सी दुकान बाजार के किनारे थी। लकड़ी का पुराना दरवाजा, ऊपर फीकी पड़ी पट्टी, भीतर एक मेज, कुछ औजार, छोटी भट्टी, तराजू और धातु गिलाने के बर्तन। देखने में साधारण दुकान थी, पर माधव के लिए वही संसार थी। वह सुबह होते ही दुकान खोलता और देर रात तक काम करता। फिर भी जितनी मेहनत करता, उतना फल नहीं मिलता। कभी ग्राहक गहना बनवाकर पैसे देने में देर करते, कभी कोई कह देता कि काम पसंद नहीं आया। कभी किसी अमीर व्यापारी की बड़ी दुकान के सामने उसकी छोटी दुकान अनदेखी रह जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि वह पूरा दिन बैठा रहा और एक भी ग्राहक भीतर न आया। शाम को जब वह दुकान बंद करता, तो चेहरे पर थकान से अधिक चिंता होती। घर लौटने पर भी उसे चैन कहाँ मिलता। उसकी पत्नी सावित्री समझदार थी, पर अभाव ने उसके चेहरे की चमक भी कम कर दी थी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, जो मासूमियत से कभी मिठाई मांगते, कभी नए कपड़े, कभी मेले जाने की जिद करते। माधव हर बार मुस्कुराकर टाल देता, पर भीतर से टूट जाता। घर की दीवारों पर दरारें थीं, छत बरसात में टपकती थीं, अनाज का घड़ा कभी भरता नहीं था। महीने की शुरुआत होते ही उधार चुकाने की चिंता शुरू हो जाती। नगर के साहूकार से लिया गया धन ब्याज सहित बढ़ता जा रहा था। जितना चुकाता उससे उसे अधिक फिर जुड़ जाता। एक दिन साहूकार स्वयं दुकान पर आ पहुंचा। उसने कठोर स्वर में कहा कि यदि इस बार धन समय पर न दिया, तो दुकान के औजार उठा ले जाएगा। माधव फोल्डेड हाथ नहीं, बल्कि विनम्र स्वर में बोला कि कुछ दिन और दे दे। पर साहूकार हंसकर चला गया। जाते जाते कह गया कि दया व्यापार में नहीं चलती। यह सुनकर माधव देर तक चुप बैठा रहा। सामने अधूरा कंगन रखा था, पर हाथ काम नहीं कर रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी कला भी अब बोझ बन गई है। उसी दिन दोपहर में एक स्त्री पुरानी पायल ठीक कराने आई। माधव ने पूरी सावधानी से काम किया, पर जाते समय उसने आधे पैसे दिए और बोली कि बाकी बाद में ले लेना। माधव जानता था कि वह बाकी कभी नहीं आएगा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। शाम तक दुकान में केवल थोड़े सिक्के जमा हुए। उसने उन्हें गिना, फिर वापस रख दिया। इतने से घर क्या चलता, कर्ज क्या उतरता, बच्चों की इच्छा क्या पूरी होती। रात को घर पहुंचा तो सावित्री ने सूखी रोटी और पतली दाल परोसी। उसने मुस्कुराकर कहा कि आज बच्चों ने खा लिया है, तुम खा लो। माधव समझ गया कि उसने स्वयं कम खाया होगा। वह कुछ पल थाली देखता रहा, या फिर बोला, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी घर क्यों नहीं संभलता। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी श्रम देर से फल देता है, तुम हार मत मानो। माधव बोला,
हारना नहीं चाहता, पर रास्ता दिखाई नहीं देता। रात गहरी हो गई, बच्चे सो गए। बाहर से हवा की हल्की आवाज आ रही थी। माधव आंगन में बैठा आकाश देखने लगा। मन में प्रश्न थे, पीड़ा थी, अपमान था, असफलता थी। उसे लगा जैसे सबके घर आगे बढ़ रहे हैं और वह वहीं खड़ा है। उसी समय पड़ोस से किसी घर में बुधवार की पूजा का स्वर सुनाई दिया। कोई श्रद्धा से श्री गणेश जी का नाम ले रहा था। मधुर ध्वनि रात की शांति में फैल रही थी। माधव कुछ देर सुनता रहा। उसके मन में बचपन की बात जागी, जब उसकी मां कहा करती थी कि विघ्न आने पर गणपति को स्मरण करो, बुद्धि और राह दोनों मिलती हैं। उसने वर्षों से ऐसी श्रद्धा से प्रार्थना नहीं की थी। काम, चिंता और अभाव में मन कठोर हो गया था। पर उस रात उसका हृदय पिघल गया। वह उठकर घर के एक कोने में गया, जहां पुरानी लकड़ी की छोटी चौकी रखी थी। उसने उसे साफ किया, जल से हाथ मुंह धोया और शांत मन से बैठ गया। फिर दोनों हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का स्मरण किया। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं धन नहीं मांगता यदि वह मेरे लिए उचित न हो, पर मेरे बच्चों की भूख दूर हो, मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए, मेरे हाथों की कला अपमानित न हो। मुझे ऐसा मार्ग दीजिए जिसमें श्रम भी हो और सम्मान भी। प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों का दबा हुआ दुख बाहर आने लगा। उस रात बहुत दिनों बाद उसे गहरी नींद आई। सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो दरवाजे के पास एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा मिला। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा पुराना डिब्बा था। उसने कहा, बेटा, इसे खोलकर देखो, शायद इसमें तुम्हारे हाथों का काम है। माधव ने आश्चर्य से डिब्बा लिया। उसे क्या पता था कि यही छोटी सी भेंट उसके जीवन की दिशा बदलने वाली पहली घटना बनने जा रही है। भाग 2, रहस्यमयी डिब्बा, अनमोल अवसर, गलतफहमी का तूफान और माधव की पहली बड़ी परीक्षा। सुबह की हल्की धूप बाजार की संकरी गली में उतर रही थी। दुकानों के पट धीरे धीरे खुल रहे थे। व्यापारी झाड़ू लगा रहे थे। कहीं से मसालों की सुगंध आ रही थी, कहीं लोहे की चोट की आवाज। माधव अपनी छोटी दुकान का दरवाजा खोल ही रहा था कि उसने सामने एक वृद्ध पुरुष को खड़ा देखा। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, हाथ में कपड़े में लिपटा एक पुराना डिब्बा। वृद्ध ने उसे देखते ही कहा, बेटा, इसे देख लो, वर्षों से घर में रखा है, समझ नहीं आता इसका क्या करूं। माधव ने आदर से उन्हें भीतर बैठाया। कपड़ा हटाया गया तो भीतर पीतल जैसा दिखने वाला पुराना डिब्बा निकला, जिसके किनारों पर महीन नक्काशी थी। ताला टूटा हुआ था, ऊपर धूल जमी थी, पर बनावट साधारण नहीं लग रही थी। माधव के अनुभवी हाथों ने तुरंत पहचान लिया कि यह वस्तु पुरानी है और कुशल कारीगर की बनाई हुई है। उसने धीरे से डिब्बा खोला। भीतर कुछ पुराने टूटे गहनों के टुकड़े, चांदी के सिक्के और एक कपड़े में लिपटी छोटी डिबिया थी। डिबिया खोलने पर माधव की आंखें फैल गईं। उसमें अत्यंत बारीक काम वाला एक पुराना हार रखा था, जिस पर ऐसी जड़ाई थी जैसी उसने बहुत कम देखी थी। कुछ जगह टूट फूट थी, पर कला अद्भुत थी। वृद्ध बोले, यह मेरे दादा के समय का है। घर की दशा खराब है, यदि ठीक हो सके तो करा दो, नहीं तो जो उचित हो बता दो। माधव का हृदय धड़कने लगा। यदि वह हार ठीक कर दे और सही ग्राहक मिल जाए तो अच्छा धन मिल सकता था, पर उसने स्वयं को संयत किया। उसने हार को ध्यान से देखा और कहा, यह मूल्यवान है, जल्दबाजी में मत बेचिए, पहले मैं इसे जांच कर ठीक करने का उपाय बताता हूं। वृद्ध ने विश्वास से हार उसे सौंप दिया और बोले, तुम्हारी आंखों में लालच नहीं दिखा, इसलिए छोड़ रहा हूं। यह वचन सुनकर माधव के भीतर कुछ कांपा। वर्षों से लोग उस पर भरोसा कम करते थे, आज किसी ने विश्वास किया था। दिन भर उसने हार का अध्ययन किया। उसे समझ आया कि यह केवल धातु का मूल्य नहीं, दुर्लभ कारीगरी का नमूना है। यदि सही रूप से सुधर जाए तो नगर के बड़े घरानों में इसकी मांग हो सकती है। उसने बहुत सावधानी से टूटे ज्वेलेंसें देखने शुरू किए। दोपहर तक 2 ग्राहक आए, पर माधव का मन उसी काम में लगा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद भाग्य ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी है।
पर संध्या होते होते विपत्ति भी साथ आ गई। बाजार के सामने वाली बड़ी दुकान का मालिक रतनलाल, जो लंबे समय से माधव को छोटा समझता था, उसकी दुकान में झांकने लगा। उसने हार की झलक देख ली। रतनलाल भीतर आया और बोला, अरे वाह, बड़ी चीज आई है, कहां से मिली? माधव ने शांत स्वर में कहा, ग्राहक का काम है। रतनलाल हंसा, तुम्हारे पास ऐसा काम? सच बताओ, कहीं चोरी का सामान तो नहीं? माधव ने संयम से उत्तर दिया, जो काम मेरा नहीं, उसकी चर्चा भी मेरी नहीं। रतनलाल चला गया, पर उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ थी। कुछ ही देर में बाजार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहने लगा कि माधव के पास अचानक कीमती हार आया है। कोई बोला कि जरूर किसी अमीर घर से चोरी हुआ होगा। कुछ लोग बिना जाने अनुमान लगाने लगे। माधव ने सुना तो मन बैठ गया। अभी अवसर आया ही था कि बदनामी साथ खड़ी हो गई। रात को वह हार लेकर घर लौटा। उसने सावित्री को सब बताया। वह बोली, यदि यह काम सही हुआ तो बहुत भला हो सकता है, पर लोग तो बात बनाएंगे ही। माधव ने कहा, मुझे धन से अधिक डर बदनामी का है। एक बार नाम बिगड़ा तो फिर कौन ग्राहक आएगा? सावित्री ने समझाया, सत्य पर टिके रहो। अगले दिन सुबह माधव दुकान पहुंचा ही था कि 2 नगर प्रहरी वहां आ गए। उनके साथ वही रतनलाल भी था। उसने ऊंची आवाज में कहा, यही है वह हार, मैंने कहा था ना। कुछ गड़बड़ है। प्रहरी ने कठोर स्वर में पूछा, हार कहां है? माधव ने बिना घबराए कपड़ा खोला और हार सामने रख दिया। उसने सारी बात बताई कि एक वृद्ध व्यक्ति मरम्मत हेतु छोड़ गए हैं। प्रहरी ने पूछा, कहां रहते हैं वह? माधव मौन रह गया। उसने पता पूछा ही नहीं था। अब स्थिति गंभीर हो गई। रतनलाल मुस्कुराने लगा। भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देखने लगे। किसी ने कहा, अब पता चलेगा। माधव का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, जिसने भरोसा किया उसका पता नहीं लिया, अब वही भूल भारी पड़ सकती है। प्रहरी हार लेकर चौकी ले जाने लगे। माधव ने फोल्डेड हाथ नहीं, बल्कि दृढ़ स्वर में कहा, मैं स्वयं साथ चलूंगा। वस्तु मेरे पास थी, उत्तर भी मैं दूंगा। यह सुनकर कुछ लोग चकित हुए। दोषी व्यक्ति अक्सर भागता है। यह स्वयं साथ चल रहा था। चौकी में उससे प्रश्न हुए। उसने हर बात सच सच कही। उसने यह भी स्वीकार किया कि ग्राहक का पता न लेना उसकी भूल थी। प्रहरी प्रमुख ने कहा कि यदि कल तक वृद्ध न मिले तो संदेह बढ़ेगा। माधव भारी मन से घर लौटा। नगर में चर्चा फैल गई कि सुनार पकड़ा गया। कई पुराने ग्राहक दूरी बनाने लगे। दुकान बंद रही। रात को उसने भोजन भी मुश्किल से किया। बच्चों ने पूछा कि दुकान क्यों नहीं खुली। वह उत्तर न दे सका। आंगन में बैठकर उसने दोनों हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का स्मरण किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, अवसर आया तो साथ में संकट भी आया। यदि मैं निर्दोष हूं तो मेरी लाज रखिए। यदि मुझसे भूल हुई है तो बुद्धि दीजिए कि उसे सुधार सकूं। रात लंबी थी। नींद टूट टूट कर आई। सुबह होने से पहले ही दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। माधव ने द्वार खोला तो सामने वही वृद्ध खड़े थे, पर इस बार उनके साथ 2 सम्मानित नगर अधिकारी भी थे। माधव स्तब्ध रह गया। उसे क्या पता था कि यह साधारण दिखने वाला वृद्ध वास्तव में कौन है, और अब उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ सामने खड़ा है। भाग 3। वृद्ध का रहस्य, सत्य की विजय, अनोखा प्रस्ताव और माधव के भाग्य का पहला द्वार। सुबह का समय था। रात भर चिंता में डूबा माधव अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि दरवाजे पर हुई तेज दस्तक ने उसे बाहर बुला लिया। जैसे ही उसने किवाड़ खोले, सामने वही वृद्ध खड़े थे जिन्होंने 2 दिन पहले पुराना डिब्बा और दुर्लभ हार उसे सौंपा था। पर इस बार दृश्य अलग था। उनके साथ नगर के 2 सम्मानित अधिकारी खड़े थे। पीछे एक सेवक था, और वृद्ध का व्यक्तित्व भी आज साधारण नहीं, गंभीर और प्रभावशाली लग रहा था।
माधव कुछ क्षण समझ ही न सका कि यह क्या हो रहा है। उसके होंठ सूख गए। उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, आप आ गए। वृद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हां बेटा, और समय पर आ गया। चलो चौकी चलते हैं, आज सत्य स्वयं बोलेगा। माधव के भीतर जमा भय जैसे थोड़ा हल्का हुआ, पर पूरी तरह नहीं। वह उनके साथ नगर चौकी पहुंचा। रास्ते भर बाजार के लोग उन्हें देखते रहे। जो कल तक फुसफुसा रहे थे, आज आश्चर्य से रास्ता छोड़ रहे थे। चौकी में प्रहरी प्रमुख बैठा था। उसने वृद्ध को देखते ही आदर से उठकर प्रणाम किया। यह देखकर माधव की आंखें फैल गईं। उसे समझ आया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। वृद्ध ने कहा, जिस हार के विषय में संदेह हुआ वह मेरा है। मैंने स्वयं इसे इस सुनार को मरम्मत के लिए दिया था। प्रहरी प्रमुख ने तुरंत हार मंगवाया। वृद्ध ने हार को पहचाना, फिर अपनी मुहर लगी पुरानी डिबिया भी दिखाई। साथ आए अधिकारी ने पुष्टि की कि वृद्ध नगर परिषद के वरिष्ठ सलाहकार विष्णुदत्त हैं, जो सादगी से रहते हैं और कई बार बिना परिचय दिए लोगों की परीक्षा लेते हैं। यह सुनते ही रतनलाल का चेहरा उतर गया। वह भी बुलाया गया था। अब उसकी आंखें नीचे थीं। विष्णुदत्त बोले, मैंने इस युवक की परीक्षा ली थी। देखना चाहता था कि कठिन समय में यह लालच करता है या सत्य निभाता है। इसने हार छिपाया नहीं, बेचने की जल्दी नहीं की और संदेह होने पर भागा भी नहीं। यह दोषी नहीं, मां दाना सभा में मौन छा गया। प्रहरी प्रमुख ने तुरंत माधव से क्षमा मांगी और कहा कि संदेह परिस्थिति के कारण हुआ। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपने अपना कर्तव्य किया। भूल मेरी भी थी कि मैंने ग्राहक का पता नहीं पूछा। विष्णुदत्त ने संतोष से उसकी ओर देखा। बोले, जो अपनी भूल मान सके वही आगे बढ़ता है। रतनलाल से पूछा गया कि उसने चोरी का संदेह इतनी जल्दी क्यों फैलाया। वह बहाने बनाने लगा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी ईर्ष्या सबके सामने खुल चुकी थी। चौकी से बाहर निकलते समय लोग माधव को नए दृष्टि से देखने लगे। जो कल तक तमाशा देख रहे थे, आज सम्मान से सिर हिला रहे थे। बाजार में खबर आग की तरह फैल गई कि माधव निर्दोष निकला और बड़े अधिकारी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। माधव अपनी दुकान पहुंचा तो भीतर बैठते ही उसकी आंखें भर आईं। अपमान का भार उतर चुका था। उसने धीरे से औजारों को हाथ लगाया, जैसे वर्षों पुराने साथियों से मिल रहा हो। कुछ ही देर में विष्णुदत्त स्वयं उसकी दुकान पर आए। इस बार वे अकेले थे। उन्होंने हार मेज पर रखा और बोले, अब काम की बात करें, क्या तुम इसे सुधार सकते हो? माधव ने ध्यान से हार देखा। बोला, हां, पर समय लगेगा। इसमें जल्दबाजी से कला नष्ट हो जाएगी। विष्णुदत्त मुस्कुराए। यही उत्तर सुनना चाहता था। जो केवल धन देखता वह जल्दी का वचन देता। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम यह काम उत्तम कर दो तो नगर के बड़े घरानों में तुम्हारा नाम पहुंच सकता है। माधव के हृदय में आशा की किरण जागी, पर उसने स्वयं को संयत रखा। बोला, मैं नाम नहीं, अच्छा काम देना चाहता हूं। विष्णुदत्त ने कहा, अच्छा काम ही नाम बनाता है। उन्होंने उसे उचित अग्रिम धन भी दिया। इतने धन को हाथ में लेकर माधव कुछ क्षण चुप रह गया। लंबे समय बाद उसके पास बिना उधार का पैसा था। घर लौटकर उसने सावित्री को सब बताया। वह सुनते सुनते भावुक हो गई। बोली, देखा, सत्य देर से सही पर साथ देता है। माधव ने धन का कुछ भाग तुरंत साहूकार को देने का निश्चय किया, ताकि ब्याज का दबाव थोड़ा कम हो। कुछ से घर का अनाज लाया गया, कुछ से बच्चों के लिए कपड़े और शेष काम के लिए संभाल कर रख दिया गया। उस रात घर में साधारण भोजन था, पर मन में उत्सव था। बच्चों ने पिता को हंसते देखा तो वे भी प्रसन्न हो गए। रात को माधव ने शांत मन से दोनों हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का स्मरण किया। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने बदनामी को सम्मान में बदल दिया। मुझे ऐसा ही बनाए रखना कि सफलता आए तो सिर न ऊंचा हो, केवल कर्म ऊंचा हो। अगले दिन से वह हार के काम में जुट गया।
उसने दुकान बंद नहीं की, पर अधिकांश समय उसी दुर्लभ आभूषण पर लगाने लगा। पुराने जोड़ खोलना, नई मजबूती देना, नक्काशी बचाना, टूटी कड़ियां बनाना। यह काम साधारण मरम्मत नहीं, आकाश कला की परीक्षा था। वह कई कई घंटे बिना थके बैठा रहता। कभी आंखें दुखती, कभी हाथ कांपते, पर मन में नया उत्साह था। उसे लग रहा था कि यह केवल एक हार नहीं, उसके जीवन का द्वार है। कुछ दिनों में नगर के लोग पूछने लगे कि विष्णुदत्त का काम कहां चल रहा है। कई ग्राहक जिज्ञासा से दुकान तक आने लगे। धीरे धीरे उसकी छोटी दुकान में चहल पहल बढ़ने लगी। पर जहां उन्नति शुरू होती है, वहां ईर्ष्या भी फिर सिर उठाती है। रतनलाल चुप नहीं बैठा था। उसने ठान लिया कि यदि माधव का नाम बढ़ा तो उसका व्यापार घटेगा। उधर हार का अंतिम जोड़ बाकी था। बस एक भूल सब बिगाड़ सकती थी और एक सफलता सब बदल सकती थी। भाग 4। अद्भुत कारीगरी, बढ़ती प्रसिद्धि, बाजार की ईर्ष्या और माधव पर नई चाल। विष्णुदत्त द्वारा दिया गया दुर्लभ हार अब माधव की मेज पर रखा था, पर वह केवल धातु का आभूषण नहीं रह गया था। वह उसके श्रम, धैर्य और भाग्य की परीक्षा बन चुका था। दुकान के भीतर सुबह से देर रात तक छोटी भट्टी की गर्मी रहती, औजारों की हल्की ध्वनि सुनाई देती और माधव बिना थके उसी कार्य में लगा रहता। उसकी आंखें महीन जोड़ पर टिकी रहतीं। हाथ कांपे नहीं, इसलिए सांस तक संभाल कर लेता। हार की कड़ियां बहुत पुरानी थीं। कुछ स्थानों पर धातु पतली हो चुकी थी, कुछ पर जड़ाई ढीली थी, कुछ नक्काशी घिस गई थी। यदि कोई सामान्य सुनार इसे जल्दबाजी में छू देता तो पूरा रूप बिगड़ सकता था, पर माधव हर भाग को जैसे सम्मान से छूता था। वह पुराने काम की सुंदरता बचाते हुए नई मजबूती देना चाहता था। दिनों तक उसने नया काम लेना कम कर दिया। छोटे ग्राहक आते तो वह विनम्रता से समय मांगता। कई लोग पूछते, कौन सा बड़ा काम चल रहा है? वह केवल मुस्कुरा देता। उसे दिखावा पसंद नहीं था। सावित्री घर पर उसका पूरा साथ देती। वह समय पर भोजन पहुंचा देती, बच्चों को समझाती कि पिता को परेशान न करें, और रात में थके हाथों पर तेल मल देती। वह जानती थी कि यह अवसर साधारण नहीं। एक रात जब सब सो गए, माधव अकेला दुकान में बैठा अंतिम नक्काशी ठीक कर रहा था। बाहर सन्नाटा था, भीतर छोटी लौ की रोशनी में हार चमक रहा था। उसने महीन औजार चलाया और वर्षों से टूटा भाग फिर से जीवित हो उठा। उस क्षण उसे लगा जैसे उसकी अपनी किस्मत भी जोड़ रही हो। 3 दिन बाद हार तैयार हो गया। जब उसने उसे साफ कपड़े पर रखा तो उसकी आंखें भर आईं। पुराना वैभव लौट आया था, पर पहले से अधिक संतुलित और सुंदर। विष्णुदत्त को बुलाया गया। वे आए, हार देखा और कुछ पल मौन रहे। फिर बोले, तुमने इसे सुधारा नहीं, पुनर्जीवित कर दिया। माधव ने सिर झुका लिया। विष्णुदत्त ने उसी समय उसे तय मेहनताना से अधिक धन दिया। साथ ही बोले, मैं इसे जहां पहनाया जाएगा वहां तुम्हारा नाम भी बताऊंगा। यह सुनते ही माधव के मन में आशा का नया दीप जला। कुछ ही दिनों में नगर के संभ्रांत घरों से लोग आने लगे। किसी को पुराना हार सुधरवाना था, किसी को विवाह के लिए नए कंगन बनवाने थे, किसी को पारिवारिक गहनों की नकल तैयार करानी थी। माधव की छोटी दुकान में पहली बार लगातार काम आने लगा। वह पहले जैसा ही विनम्र रहा। जो ग्राहक धनवान थे, उनसे भी नम्रता से बात करता। जो गरीब थे, उनके छोटे काम भी टालता नहीं था। यही कारण था कि लोग उससे प्रसन्न रहते। घर की दशा बदलने लगी। अनाज का घड़ा भरने लगा, बच्चों के कपड़े सुधरे, टूटी चौखट ठीक हुई। सावित्री के चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौटने लगी। साहूकार भी अब कठोर स्वर कम करने लगा, क्योंकि उसे दिखने लगा था कि माधव उठ रहा है। पर बाजार में सबको यह उन्नति अच्छी नहीं लग रही थी। रतनलाल की बड़ी दुकान में पहले जैसी भीड़ कम होने लगी। कुछ ग्राहक कहते, काम तो माधव का अच्छा है। कुछ कहते, वह ईमानदार भी है। रतनलाल भीतर ही भीतर जलने लगा। उसे अपनी दुकान का आकार नहीं, माधव का बढ़ता सम्मान खटक रहा था। उसने सोचा कि यदि अभी कुछ न किया तो देर हो जाएगी।
उसने अपने 2 कर्मचारियों से कहा कि माधव की दुकान पर नजर रखो। कौन आता है, कौन जाता है, कितना काम मिलता है, सब बताओ। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि नगर के एक धनवान व्यापारी ने विवाह हेतु भारी गहनों का काम माधव को दिया है। यह काम यदि सफल हो जाता तो माधव की प्रसिद्धि और बढ़ जाती। रतनलाल ने तुरंत योजना बनाई। उसने एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर माधव की दुकान भेजा। वह बोला कि उसे तुरंत कुछ गहने चाहिए और अग्रिम धन भी देने लगा। माधव ने विनम्रता से कहा, इस समय मेरे पास पहले से काम है, यदि समय दूं तभी लूंगा। कर्मचारी लौटकर बोला, वह लालची नहीं, सीधा मना कर देता है। यह सुनकर रतनलाल और क्रोधित हुआ। फिर उसने दूसरी चाल चली। उसने बाजार में अफवाह फैलानी शुरू की कि माधव दूसरों का सोना बदल देता है, पुरानी धातु कम कर देता है और बड़े लोगों को खुश करने के लिए छोटे ग्राहकों को टालता है। धीरे धीरे कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। 2 पुराने ग्राहक भी संदेह में पड़ गए। एक स्त्री ने आकर पूछा, तुम धातु पूरा लौटाते हो ना? माधव ने बिना क्रोध किए तराजू सामने रख दिया और बोला, यह दुकान भरोसे पर चलती है, जिसे संदेह हो वह यहीं तौल ले। उसकी शांति देखकर स्त्री लज्जित हो गई। पर अफवाहें रुकती नहीं थीं। एक दिन नगर का वही व्यापारी जिसने विवाह के गहनों का बड़ा काम दिया था, कनक दुकान पर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, माधव, तुम्हारे बारे में बातें सुन रहा हूं। यदि जरा भी सच्चाई हुई तो मेरा काम तुरंत वापस ले लूंगा। माधव का हृदय धक से रह गया। यही काम उसके भविष्य का आधार था। उसने शांत स्वर में कहा, आप स्वयं हर धातु तौल कर दें, हर चरण देख कर लें, फिर निर्णय कीजिए। व्यापारी ने कहा, मैं कल फिर आऊंगा। वह चला गया। दुकान में सन्नाटा छा गया। घर लौटकर माधव ने सावित्री को सब बताया। उसने कहा, सत्य पर टिके रहो। झूठ कुछ दिन दौड़ता है पर थकता जल्दी है। रात को माधव ने दोनों हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का स्मरण किया और कहा, हे बुद्धिदाता, आपने उन्नति दी है, अब उसे बचाने की बुद्धि भी दीजिए। मैं झूठ से लड़ना नहीं चाहता, केवल सत्य को स्थिर रखना चाहता हूं। अगले दिन व्यापारी आने वाला था। यदि उसका विश्वास जीत गया तो माधव का नाम नगर में फैल जाएगा। यदि संदेह बढ़ गया तो सब कुछ फिर डगमगा सकता था। और उसी रात दुकान के पीछे की खिड़की के पास कोई परछाई चुपचाप मंडरा रही थी। भाग 5। आधी रात की साजिश, टूटता विश्वास, व्यापारी की परीक्षा और माधव की धैर्य विजय। रात गहरी हो चुकी थी। बाजार की सारी दुकानें बंद थीं। कहीं कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, फिर सन्नाटा फैल जाता। माधव अपने घर में लेटा था, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन नगर का धनवान व्यापारी आने वाला था और वही निर्णय करेगा कि विवाह के बहुमूल्य गहनों का बड़ा काम माधव के पास रहेगा या नहीं। उसका मन बार बार दिन की बातों पर लौटता। अफवाहें फैल चुकी थीं। लोग कानाफूसी कर रहे थे और रतनलाल चुपचाप कुछ न कुछ कर रहा था। यह उसे महसूस हो रहा था। उधर दुकान के पीछे संकरी गली में एक छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह रतनलाल का भेजा हुआ आदमी था। उसके हाथ में लोहे की पतली छड़ थी। उसने पीछे की खिड़की का कमजोर हिस्सा उखाड़ा और भीतर घुस गया। दुकान में अंधेरा था। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। उसे गहने चुराने नहीं, बदनामी फैलाने भेजा गया था। उसने व्यापारी के लिए तैयार हो रहे कुछ अधूरे गहनों के सांचे गिरा दिए, तराजू की सुई टेढ़ी कर दी, चांदी के बुरादे में मिट्टी मिला दी और एक थैली में नकली धातु के टुकड़े रखकर मेज के नीचे छिपा दिए। फिर वह चुपचाप निकल गया। सुबह माधव दुकान पहुंचा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सांचे टूटे पड़े थे। तराजू बिगड़ा हुआ था, धातु गंदी थी और काम अस्त व्यस्त पड़ा था। वह कुछ क्षण समझ ही न सका कि यह सब कैसे हुआ। उसने तुरंत सब समेटना शुरू किया। तभी मेज के नीचे रखी थैली दिखी। खोलकर देखा तो भीतर घटिया धातु के टुकड़े थे। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यदि यह व्यापारी देख लेता तो यही समझता कि माधव नकली मिश्रण करता है।
अब उसे पूरा संदेह हो गया कि यह साधारण घटना नहीं, रची हुई चाल है। वह घबराया अवश्य, पर टूटा नहीं। उसने सबसे पहले दुकान का द्वार भीतर से बंद किया, गहरी सांस ली और मन को शांत किया। फिर एक एक वस्तु अलग रखी। कौन सी चीज उसकी है, कौन सी नहीं, क्या टूटा है, क्या सुधर सकता है, सब ध्यान से देखने लगा। उसने तराजू सीधा किया, धातु साफ की, टूटे सांचे संभाले और नकली टुकड़ों की थैली अलग रख दी। काम बहुत था, समय कम था। इसी बीच सावित्री भोजन लेकर पहुंची। उसने दुकान की दशा देखी तो घबरा गई। माधव ने सब बताया। सावित्री बोली, यह किसी की चाल है। माधव ने कहा, हां, पर अभी दोषी ढूंढने से अधिक जरूरी है सत्य बचाना। वह तुरंत काम में लग गया। हाथ तेज चल रहे थे, पर मन स्थिर था। उसने रात भर की गंदगी कुछ ही घंटों में समेट दी। टूटे सांचे से नया आकार बनाया। जिन चीजों का समय पर बनना कठिन था, उनका विकल्प सोचा। तभी व्यापारी आ पहुंचा। उसके साथ 2 आदमी भी थे। वह भीतर आया, चारों ओर देखा और बोला, तैयारी कहां तक पहुंची? माधव ने सत्य छिपाया नहीं। उसने कहा, रात दुकान में किसी ने छेड़छाड़ की है, मैं सब ठीक कर रहा हूं। व्यापारी का चेहरा कठोर हो गया। बोला, या तो यह बहाना है या तुम्हारी लापरवाही। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, जो कुछ बिगड़ा है वह आप स्वयं देख सकते हैं, पर मैं झूठ बोलकर विश्वास नहीं लेना चाहता। उसने नकली धातु की थैली भी सामने रख दी और कहा, यह मेरी नहीं है, जिसे चाहे जांच लीजिए। व्यापारी ने अपने आदमी से धातु परखवाई। वह सचमुच घटिया निकली। अब व्यापारी गंभीर हो गया। उसने दुकान के पीछे टूटी खिड़की भी देखी। उसे समझ आया कि यहां कुछ अनुचित हुआ है। फिर उसने माधव से पूछा, यदि यह सब हुआ है तो तुम घबराए क्यों नहीं? माधव ने उत्तर दिया, घबराने से काम नहीं बनता, जो टूटा है उसे जोड़ना पड़ता है। यह उत्तर व्यापारी के मन में उतर गया। उसने कहा, आज मैं निर्णय बदल सकता था, पर जो व्यक्ति संकट में भी सत्य न छोड़े, उस पर काम छोड़ा जा सकता है। फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि दुकान की मरम्मत में सहायता करें और काम की अवधि 2 दिन बढ़ा दी। माधव की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। व्यापारी जाते जाते बोला, तुम्हारा काम देखूंगा, पर आज तुम्हारा चरित्र देख लिया। यह बात सुनते ही माधव के भीतर नया साहस भर गया। दोपहर तक बाजार में चर्चा फैल गई कि व्यापारी ने काम वापस नहीं लिया, बल्कि समय बढ़ाया है। रतनलाल को यह सुनकर क्रोध आया। उसकी चाल उलटी पड़ गई थी। वह स्वयं दुकान के सामने से गुजरा और व्यंग्य से बोला, बहुत भाग्यशाली हो। माधव ने शांत स्वर में कहा, भाग्य वही टिकता है जहां कर्म साथ हो। रतनलाल बिना उत्तर दिए चला गया। अगले 2 दिन माधव ने अथक परिश्रम किया। उसने गहनों का ऐसा सुंदर काम किया कि व्यापारी प्रसन्न हो उठा। उसने पूरा धन दिया, अतिरिक्त पुरस्कार दिया और नगर में खुलकर उसकी प्रशंसा की। अब माधव की दुकान पर भीड़ पहले से अधिक बढ़ने लगी। पुराने ग्राहक लौट आए, नए ग्राहक आने लगे। जिन लोगों ने अफवाहें सुनी थीं, वे अब स्वयं सत्य देख रहे थे। रात को घर लौटकर माधव ने शांत मन से दोनों हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का स्मरण किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने साजिश को अवसर में बदल दिया। मुझे ऐसा धैर्य देते रहिए कि संकट आए तो बुद्धि पहले जागे, भय बाद में। घर में प्रसन्नता थी, पर सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। बड़े काम बढ़ रहे थे, दुकान छोटी पड़ रही थी, औजार पुराने थे और जगह कम थी। यदि अब विस्तार न किया तो अवसर हाथ से निकल सकता था। माधव ने निश्चय किया कि वह नई कार्यशाला बनाएगा, पर उसी भूमि पर जहां पुरानी टूटी दीवारों के नीचे वर्षों से एक बंद तहखाना दबा पड़ा था। उसे क्या पता था कि उस तहखाने में केवल मिट्टी नहीं, उसके परिवार के अतीत का रहस्य भी छिपा है। भाग 6, नई कार्यशाला का संकल्प, दबा हुआ तहखाना, पुरखों का रहस्य और माधव की बुद्धि जागरण।
व्यापारी का बड़ा काम सफल होने के बाद माधव की छोटी दुकान का रूप बदलने लगा था। पहले जहां कई कई घंटे ग्राहक नहीं आते थे, अब सुबह से शाम तक लोग आते जाते रहते थे। कोई पुराने गहने सुधरवाने आता, कोई नया हार बनवाने, कोई विवाह के कंगन पूछने, क्या है, कोई चांदी की पायल बनवाने। दुकान के बाहर रुकने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। पर उन्नति के साथ कठिनाई भी बढ़ी। दुकान बहुत छोटी थी, एक ओर भट्टी, दूसरी ओर औजार, बीच में मेज, पीछे सामान रखने की जगह। जब दो ग्राहक एक साथ बैठते, तीसरे को खड़ा रहना पड़ता। कभी बच्चे गलती से औजार छू देते, कभी धातु रखने की जगह कम पड़ जाती। माधव समझ गया कि यदि अब काम बढ़ाना है तो जगह बढ़ानी ही होगी। घर से लगी पुरानी कोठरी वर्षों से बंद पड़ी थी। दीवारें कमजोर थीं, छत झुकी हुई थीं और लोग कहते थे कि नीचे पुराना तहखाना है जिसे उसके दादा ने कभी बंद कर दिया था। किसी ने उसे खोलने की कोशिश नहीं की थी। एक शाम माधव ने सावित्री से कहा, यदि यह कोठरी ठीक हो जाए तो कार्यशाला बन सकती है। सावित्री बोली, दीवारें तो गिरने को हैं, नीचे क्या है कोई नहीं जानता। माधव ने उत्तर दिया, डर से जगह नहीं बढ़ती, देखना तो पड़ेगा। अगले दिन उसने 2 मजदूर बुलाए। धीरे धीरे टूटी लकड़ियां हटाई गईं, पुराना मलबा निकाला गया और कोठरी साफ होने लगी। धूल का बादल उठता, पुराने जाले गिरते, मिट्टी के ढेर बाहर आते। बच्चों को यह सब किसी रोमांच जैसा लग रहा था। जब फर्श का एक हिस्सा हटाया गया तो नीचे पत्थर की चौकोर पटिया दिखाई दी। उसके किनारों पर लोहे की जंग लगी पकड़ थी। मजदूरों ने कहा, यही शायद तहखाने का द्वार है। माधव का हृदय तेज धड़कने लगा। वर्षों से बंद जगह के भीतर क्या होगा, खाली अंधेरा, मिट्टी, सांप या कुछ और। बहुत प्रयास के बाद पटिया उठी। नीचे संकरी सीढ़ियां थीं जिनसे ठंडी हवा ऊपर आई। एक मिट्टी और लोहे की मिली जुली गंध भी साथ आई। मजदूर डर गए, बोले, मालिक पहले मशाल लेकर देखिए। माधव नीचे उतरा। सावित्री ऊपर खड़ी चिंता से देख रही थी। सीढ़ियां पुरानी थीं पर मजबूत। नीचे छोटा सा कमरा निकला। दीवारें पत्थर की थीं। एक कोने में लकड़ी का टूटा संदूक रखा था, दूसरे कोने में पुराने औजार और दीवार पर जंग लगा लोहे का हुक। माधव ने संदूक खोला। भीतर कपड़े गल चुके थे, कुछ कागज सड़े हुए थे, पर बीच में लोहे का एक डिब्बा सुरक्षित रखा था। उसने डिब्बा ऊपर लाकर खोला। भीतर चमकता खजाना नहीं था, पर उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज थी। पुराने सुनारी औजारों का अद्भुत संग्रह, महीन नक्काशी की सांचें, धातु मिश्रण की लिखी विधियां, कुछ डिजाइन के हस्तलिखित पन्ने और उसके परदादा की मोहर लगी ताम्र पट्टिका। माधव की आंखें फैल गईं। उसके पिता कहा करते थे कि उनके पुरखे कभी नगर के श्रेष्ठ कारीगरों में गिने जाते थे, पर समय के साथ सब बिखर गया। आज उसी इतिहास के चिन्ह सामने थे। एक पन्ने पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, कारीगर का सबसे बड़ा धन उसका हाथ नहीं, उसकी बुद्धि और ईमान है। माधव देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। उसे लगा जैसे पुरखे आज भी उससे बात कर रहे हों। दूसरे पन्नों में ऐसी नक्काशी के नमूने थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कहीं मोर पंख जैसी जाली, कहीं पुष्प बेल, कहीं बारीक जड़ाई के रहस्य, कहीं धातु को मजबूत और हल्का रखने की विधि। वह रोमांचित हो उठा। यह धन बेचने योग्य नहीं था, सीखने योग्य था। सावित्री ने पूछा, क्या मिला? माधव बोला, सोना नहीं, उससे बड़ा। उस दिन से उसने नई कार्यशाला बनाने का निर्णय और दृढ़ कर लिया। तहखाना साफ किया गया, ऊपर की कोठरी मजबूत कराई गई, नई अलमारियां बनवाई गईं, भट्टी के लिए सुरक्षित स्थान तय किया गया। माधव ने पुराने औजारों को साफ किया। कुछ अभी भी उपयोग योग्य थे। उसने अपने परदादा की नक्काशी वाली एक महीन सुई हाथ में ली और भावुक हो उठा। अब वह दिन में दुकान संभालता और रात को पुराने डिजाइन सीखता। कभी धातु पर अभ्यास करता, कभी नई जाली बनाता, कभी पुराने मिश्रण परखता।
कई बार काम बिगड़ जाता, पर वह फिर करता। धीरे धीरे उसकी कला में नया निखार आने लगा। ग्राहक कहते, अच्छा था, अब अलग हो गया है। एक धनी महिला ने उसके बनाए कंगन देखकर कहा, ऐसा काम तो बड़े नगरों में भी दुर्लभ है। यह बात बाजार में फैल गई। अब लोग केवल ईमानदारी नहीं, उसकी कला की भी चर्चा करने लगे। रतनलाल के लिए यह और बड़ा आघात था। उसने सोचा था कि अफवाहों से माधव रुकेगा, पर वह तो और ऊंचा उठ रहा था। एक शाम वह चुपचाप माधव की दुकान के सामने खड़ा रहा। उसने भीतर नई कार्यशाला देखी, बढ़ती भीड़ देखी और ग्राहकों की प्रसन्नता भी। उसकी आंखों में फिर ईर्ष्या भर गई। उधर उसी समय नगर के राजमहल से एक सेवक बाजार पहुंचा। वह सीधे माधव की दुकान पर आया और बोला, राजमहल से संदेश है। महारानी के आभूषणों में विशेष कार्य हेतु एक श्रेष्ठ सुनार तुरंत बुलाया गया है। बाजार के कई व्यापारी यह सुनकर चौकन्ने हो गए। ऐसे अवसर से नाम और मान दोनों बढ़ते थे। सेवक ने चारों ओर देखा, फिर सीधे माधव की ओर बढ़ा। माधव स्तब्ध रह गया। उसे क्या पता था कि अब उसकी कला की अगली परीक्षा राजमहल में होने वाली है। भाग 7। राजमहल का बुलावा, महारानी के आभूषण, दरबार की परीक्षा और माधव की नई प्रतिष्ठा। राजमहल के सेवक के मुख से अपना नाम सुनते ही माधव कुछ क्षणों के लिए निश्चल रह गया। बाजार की भीड़ भी जैसे ठहर गई। जो लोग अभी तक सामान देख रहे थे, वे अब उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। छोटे नगर के एक साधारण सुनार को सीधे राजमहल से बुलावा आना साधारण बात नहीं थी। यह केवल काम नहीं, सम्मान और परीक्षा दोनों था। सेवक ने विनम्र पर स्पष्ट स्वर में कहा, महारानी के आभूषणों में एक विशेष दोष आ गया है। नगर के अनेक सुनार देखे जा चुके हैं, पर समाधान नहीं मिला। परिषद के वरिष्ठ विष्णुदत्त जी ने तुम्हारा नाम सुझाया है। तुरंत चलना होगा। माधव ने विष्णुदत्त का नाम सुनते ही मन कृतज्ञता अनुभव की। वही वृद्ध जिन्होंने पहले उसकी ईमानदारी पहचानी थी, अब फिर उसके लिए मार्ग खोल रहे थे। रतनलाल कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसका चेहरा कड़ा हो गया। जिन द्वारों तक वह वर्षों से पहुंचने का स्वप्न देखता था, वहां आज माधव बुलाया जा रहा था। माधव ने दुकान सावित्री के हवाले की, औजारों की छोटी पेटी उठाई और सेवक के साथ चल पड़ा। रास्ते भर उसका मन अनेक विचारों से भरा था। यदि वह सफल हुआ तो नाम दूर तक जाएगा। की हुआ तो उपहास भी उतना ही बड़ा होगा। महल पहुंचकर उसने ऊंचे फाटक, सजे प्रांगण, पहरेदारों की पंक्तियां और अनुशासन का वैभव देखा। भीतर उसे एक विशाल कक्ष में ले जाया गया, जहां रेशमी पर्दे, नक्काशीदार स्तंभ और सुव्यवस्थित आसन थे। वहां कुछ अधिकारी पहले से उपस्थित थे। मुख्य अधिकारी ने कहा, सुनार माधव, तुम्हें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि महारानी का प्रिय हार टूट गया है। वह केवल मूल्यवान नहीं, राजवंश की धरोहर है। इसे बिगाड़ने की भूल कोई सहन नहीं होगी। माधव ने शांत स्वर में कहा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। कुछ ही देर में रेशमी कपड़े में लिपटा हार लाया गया। जब कपड़ा हटाया गया तो माधव की आंखें गंभीर हो गईं। हार अत्यंत दुर्लभ था। सोने की कई परतों में सूक्ष्म जड़ाई, बीच में नाजुक जोड़ और किनारों पर पुरानी तकनीक का काम। टूटन भी साधारण नहीं थी। यदि गलत हाथ लगता तो कई हिस्से बिखर सकते थे। एक अधिकारी बोला, 3 सुनार पहले देख चुके हैं। किसी ने हाथ लगाने से मना किया। किसी ने कहा नया बना देंगे। माधव ने हार को ध्यान से उठाया। उसने जोड़ों की दिशा देखी, धातु की उम्र पहचानी, नक्काशी की भाषा समझी। फिर बोला, इसे नया बनाना अपराध होगा, इसे बचाना होगा। यह सुनकर अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। उसे एक अलग कक्ष दिया गया जहां वह काम कर सके। 2 पहरेदार बाहर तैनात किए गए। हर औजार की गिनती हुई। भीतर केवल माधव, हार और उसकी कला थी। उसने पहले कोई जल्दी नहीं की। कई देर तक केवल देखता रहा। फिर पुराने मिश्रण को पहचानने के लिए धातु का सूक्ष्म परीक्षण किया।
उसे स्मरण आया कि तहखाने से मिले पुरखों के पन्नों में ऐसी ही जोड़ विधि का उल्लेख था। वह मन ही मन चकित हुआ कि यदि वह तहखाना न खुलता तो शायद आज यह ज्ञान उसके पास न होता। धीरे धीरे उसने काम आरंभ किया। एक भाग को गर्म किया, दूसरे को स्थिर रखा, टूटे किनारों को साफ किया, फिर ऐसी महीन पकड़ बनाई कि चढ़ाई हिले नहीं। समय बीतता गया। बाहर अधिकारी बेचैन थे। दोपहर से शाम हो गई। अंततः उसने हार को स्वच्छ कपड़े पर रखकर पुलावा भेजा। जब अधिकारी आए और हार देखा तो उनके चेहरे पर विस्मय फैल गया। टूटन का चिन्ह लगभग अदृश्य था। नक्काशी यथावत थी, संतुलन सुरक्षित था और पुराना सौंदर्य भी बना हुआ था। मुख्य अधिकारी ने कहा, यह कैसे संभव हुआ? माधव ने सिर झुकाकर कहा, पुराने काम का सम्मान करके। कुछ देर बाद उसे महारानी के समक्ष ले जाया गया। वे सौम्य पर प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली थीं। उन्होंने हार देखा, फिर माधव की ओर देखकर कहा, तुमने वस्तु नहीं, स्मृति बचाई है। माधव ने विनम्रता से प्रणाम किया। महारानी ने उसे स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया, पर साथ ही एक और बात कही, ऐसी कला केवल धन से नहीं तौली जाती। भविष्य में राजमहल के विशेष कार्य तुम्हें दिए जाएंगे। यह सुनकर माधव के हृदय में कृतज्ञता उमड़ आई। महल से निकलते समय कई कर्मचारी उसे आदर से देख रहे थे। जो भीतर जाते समय उसे सामान्य कारीगर समझ रहे थे, अब सम्मानपूर्वक मार्ग दे रहे थे। जब वह बाजार लौटा तब तक समाचार पहुंच चुका था। लोग दुकान के बाहर इकट्ठा थे। कोई पूछ रहा था क्या हुआ, कोई कह रहा था कि महारानी प्रसन्न हुई, कोई कह रहा था कि अब माधव बड़े नगर जाएगा। माधव ने केवल इतना कहा, काम सफल हुआ ईश्वर की कृपा से। रात को घर पहुंचा तो सावित्री की आंखों में गर्व चमक रहा था। बच्चों ने स्वर्ण मुद्राएं देखकर खुशी जताई, पर माधव ने पहले उन्हें माथे से लगाया और फिर अलग रख दिया। उसने शांत मन से दोनों हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का स्मरण किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने छोटे हाथों को बड़ा अवसर दिया। मुझे ऐसा ही रखना कि सफलता से बुद्धि न डोले। पर उधर रतनलाल की ईर्ष्या अब क्रोध में बदल चुकी थी। उसे लगने लगा कि यदि माधव को रोका न गया तो उसका अपना नाम फीका पड़ जाएगा कि क्या आएगा। उसने निश्चय किया कि अब साधारण अफवाहें नहीं, तिसारालाल कर दिए। उसी रात उसने 2 लोगों को बुलाकर एक योजना बनाई। ऐसी योजना जिसमें माधव की कला नहीं, उसका विश्वास निशाना बनने वाला था। भाग 8। विश्वास पर प्रहार, नकली आदेश की चाल, राजकोष का संकट और माधव की सूझबूझ की विजय। राजमहल से सम्मान पाकर लौटने के बाद माधव की प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल चुकी थी। अब उसकी दुकान केवल बाजार की छोटी कार्यशाला नहीं रही थी, बल्कि कला और विश्वास का स्थान मानी जाने लगी थी। दूर दूर से लोग आते, पुराने गहनों को उसी से सुधरवाना चाहते, नए आभूषणों के लिए सलाह लेते और उसके व्यवहार की भी प्रशंसा करते। माधव के लिए यह समय सुखद अवश्य था, पर वह पहले जैसा ही सरल बना रहा। सुबह दुकान खोलता, पहले औजार साफ करता, फिर काम शुरू करता। गरीब ग्राहक आए तो कम लाभ में भी काम कर देता। बुजुर्ग आए तो बैठाकर पानी पूछता और बच्चों को कभी डांटता नहीं। यही कारण था कि उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। पर जहां विश्वास बढ़ता है, वहां उसे तोड़ने वाले भी जन्म लेते हैं। रतनलाल अब केवल ईर्ष्यालु व्यापारी नहीं रहा था, वह भीतर से हार मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि यदि माधव का विश्वास टूट जाए तो उसका नाम स्वयं गिर जाएगा। एक रात उसने नगर के एक चालाक लेखक और 2 संदिग्ध लोगों को बुलाया। उसने कहा, माधव की कला से नहीं जीत सकता, उसका भरोसा तोड़ना होगा। योजना बनाई गई कि राजमहल के नाम से नकली आदेश तैयार किया जाए। उसमें लिखा जाए कि राजकोष के लिए विशेष आभूषणों का काम तुरंत माधव को सौंपा गया है। साथ में अग्रिम धातु और कुछ नकली मोहरें दी जाएंगी। जब काम पूरा होगा तब उस पर आरोप लगाया जाएगा कि उसने राजमहल का सामान हड़प लिया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह 2 व्यक्ति राजसेवक जैसे वस्त्र पहनकर माधव की दुकान पहुंचे।
उनके हाथ में मुहर लगा पत्र था और साथ में बंद संदूक। उन्होंने कहा, राजकोष से आदेश है, शीघ्रता से विशेष कंगन और राजमुद्रा का काम चाहिए। समय कम है, प्रश्न न करो। माधव ने पत्र लिया। मुहर असली जैसी थी, शब्द भी राजभाषा में लिखे थे। सामान्य व्यक्ति तुरंत मान लेता, पर माधव ने जल्दी विश्वास नहीं किया। उसने पत्र ध्यान से पढ़ा। भाषा ठीक थी, पर एक पंक्ति में प्रयुक्त संबोधन असामान्य था। उसे याद आया कि महल के पिछले आदेश में अलग शैली थी। फिर उसने उन व्यक्तियों के हाथों की ओर देखा। उनकी उंगलियों में स्याही थी, जैसे लेखक या व्यापारी की हो, राजसेवक की नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, ऐसा कार्य मान सम्मान की बात है। कृपया बैठिए, मैं तैयारी करता हूं। वे दोनों संतुष्ट होकर बैठ गए। माधव भीतर गया, पर काम शुरू नहीं किया। उसने अपने छोटे शिष्य जैसे बालक हरि को पीछे के रास्ते से विष्णुदत्त के निवास भेज दिया और कहलवाया कि तुरंत समाचार पहुंचे। उधर दुकान में माधव उन दोनों से बातें करता रहा। उसने पूछा कि किस कक्ष से आदेश आया, किस अधिकारी ने भेजा, किस दिन दरबार बैठा था। दोनों उत्तर देते रहे, पर उनके जवाबों में मेल नहीं था। माधव का संदेह अब विश्वास में बदल चुका था। यह छल है। कुछ ही देर में नगर प्रहरी और विष्णुदत्त स्वयं दुकान पर पहुंचे। दोनों नकली सेवक घबरा गए। पत्र की जांच हुई। मुहर बाहर से सही थी, पर भीतर की धातु मिश्रण अलग निकली। संदूक खोला गया तो उसमें शुद्ध धातु नहीं, पीतल और निम्न मिश्रण भरा था। प्रहरी ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में वे टूट गए और रतनलाल का नाम सामने आ गया। बाजार में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग दौड़कर जमा हो गए। सबको समझ आया कि माधव पर बड़ी साजिश रची गई थी। यदि वह लालच में या भय में तुरंत काम ले लेता तो बाद में दोष उसी पर आता। रतनलाल को भी बुलाया गया। पहले उसने इनकार किया, पर जब लेखक ने सब बता दिया तो उसका सिर झुक गया। विष्णुदत्त ने कठोर स्वर में कहा, व्यापार प्रतिस्पर्धा से चलता है, छल से नहीं। नगर परिषद ने रतनलाल पर भारी दंड लगाया। कुछ समय के लिए उसका व्यापारिक अधिकार सीमित कर दिया गया। बाजार में उसका सम्मान टूट गया। माधव से पूछा गया कि वह क्या चाहता है, दंड बढ़ाया जाए या और कार्रवाई हो। माधव ने शांत स्वर में कहा, जो सीख जाए वही सबसे बड़ा दंड है। यदि इन्हें सुधरने का अवसर मिले तो नगर का भला होगा। सभा में लोग चकित रह गए। जिसने उसे बार बार गिराने की कोशिश की, उसी के लिए वह कठोर प्रतिशोध नहीं मांग रहा था। विष्णुदत्त मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी कला हाथों में नहीं, मन में है। रतनलाल ने पहली बार माधव की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, मैं हार गया। माधव ने उत्तर दिया, यदि तुम सुधर जाओ तो कोई हार नहीं। उस दिन के बाद बाजार का वातावरण बदल गया। लोग माधव को केवल सुनार नहीं, बुद्धिमान और धर्मशील व्यक्ति मानने लगे। उसकी दुकान पर पहले से अधिक काम आने लगा। कुछ दिनों बाद राजमहल से वास्तविक आदेश आया। इस बार महाराज के निजी कक्ष से संदेश था कि राजकोष की पुरानी धरोहरों की जांच और मरम्मत के लिए माधव को चुना गया है। यह काम अत्यंत गोपनीय और सम्मानपूर्ण था। सावित्री ने समाचार सुनकर प्रसन्नता जताई, पर साथ ही कहा, अब तुम बहुत ऊंचे स्थानों तक पहुंच रहे हो, बस विनम्र बने रहना। माधव ने उत्तर दिया, ऊंचाई सिर की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। रात को उसने दोनों हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का स्मरण किया और कहा, हे बुद्धिदाता, आपने छल से बचाया, अपमान से निकाला और मान दिया। मुझे सद्बुद्धि देते रहिए कि मैं हर परीक्षा में सत्य पहचान सकूं। पर आगे जो आने वाला था वह केवल व्यापार या प्रतिष्ठा की परीक्षा नहीं थी। राजमहल के भीतर छिपी एक पुरानी धरोहर गुम होने वाली थी और संदेह फिर उसी पर आने वाला था। भाग 9। राजमहल की गुम धरोहर, संदेह की आंधी। छिपा हुआ रहस्य और माधव की सत्य खोज। राजमहल से आया वास्तविक आदेश साधारण नहीं था। महाराज के निजी कोषागार में रखी कई पुरानी धरोहरों की मरम्मत, जांच और सुरक्षित सूची तैयार की जानी थी।
यह काम केवल कुशल हाथों से नहीं, भरोसेमंद व्यक्ति से कराया जा सकता था। इसी कारण माधव को चुना गया। जब यह समाचार नगर में फैला तो लोग गर्व से कहने लगे कि छोटे बाजार का सुनार अब राजमहल के भीतर विशेष कार्य करेगा। कुछ लोग उसकी सफलता को प्रेरणा मानते, कुछ आश्चर्य से देखते इसकी किस्ती नेते, और कुछ अब भी ईर्ष्या करते। माधव ने इस अवसर को केवल सम्मान नहीं, जिम्मेदारी माना। वह तय समय पर महल पहुंचा। उसे कड़े नियम बताए गए, किस कक्ष में जाना है, किस वस्तु को छूना है, कौन सा लेखा रखना है, कौन पहरेदार साथ रहेगा। हर वस्तु की गिनती होगी, हर धातु का लेखा बनेगा, हर दिन अंत में जांच होगी। कोषागार का कक्ष विशाल था। मोटे दरवाजे, लोहे की पट्टियां, दोहरे ताले, भीतर लकड़ी और धातु के संदूक, रेशमी कपड़ों में लिपटी धरोहरें, पुरानी मुकुट सज्जाएं, चांदी के पात्र, राजमुद्राएं और पीढ़ियों से संजोई वस्तुएं। माधव ने ऐसा संग्रह पहले कभी नहीं देखा था। वह बड़े ध्यान से काम करने लगा। जो वस्तु ढीली थी उसे ठीक करता, जो जंग लगी थी उसे साफ करता, जो टूटने की दशा में थी उसे सुरक्षित बांधता। साथ साथ एक लेखक सूची बनाता जाता। 3 दिन सब शांतिपूर्वक बीते। चौथे दिन सुबह एक छोटा रत्न जड़ित राज चिन्ह लाया गया, जिसे महाराज के पूर्वज युद्ध विजय के समय धारण करते थे। यह प्रतीक केवल धन का नहीं, राजवंश की मर्यादा का माना जाता था। उसके एक किनारे का जड़ाव ढीला था। माधव ने उसे ध्यान से लिया और मरम्मत हेतु अलग मेज पर रखा। दोपहर तक काम चलता रहा। फिर अचानक एक अधिकारी घबराकर दौड़ा आया। उसने पूछा, वह विजय चिन्ह कहां है? माधव ने मेज की ओर देखा। वहां कपड़ा था, पर राज चिन्ह नहीं था। क्षण भर में वातावरण बदल गया। पहरेदार सचेत हो गए, द्वार बंद कर दिए गए। लेखक कांपने लगा। अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया। यह वस्तु कहां गई? उसने कठोर स्वर में पूछा। माधव स्तब्ध था। उसने स्वयं अपने हाथों से उसे रखा था। वह बोला, यहीं था। और अब नहीं है, अधिकारी गरजा। महल में हलचल मच गई। इतनी महत्वपूर्ण धरोहर का गायब होना बड़ा अपराध था। संदेह स्वाभाविक रूप से उसी पर गया जिसके हाथ में वस्तु अंतिम बार देखी गई थी, माधव पर। उसे तुरंत अलग कक्ष में बैठा दिया गया। तलाशी हुई, औजार जांचे गए, बिस्तर दिए गए, कुछ भी न मिला। फिर भी संदेह कम न हुआ। एक दरबारी बोला, गरीब से अमीर बनने वालों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बोला, नाम कमाया और अब लालच जागा होगा। ये शब्द सुनकर माधव का हृदय दुख से भर गया। उसने जीवन भर ईमानदारी निभाई थी, फिर भी एक घटना ने सब पर प्रश्न लगा दिया। कुछ देर बाद विष्णुदत्त भी पहुंचे। उन्होंने माधव की ओर देखा, पूछा, सत्य क्या है? माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं निर्दोष हूं। विष्णुदत्त ने कहा, तो भय मत करो, पर सत्य खोजने में धैर्य रखना होगा। जांच आरंभ हुई। पहरेदारों से पूछा गया, लेखक से पूछा गया, रसिकों से पूछा गया। किसी ने कुछ न देखा। द्वार बंद थे, बाहर कोई नहीं गया। वस्तु जैसे हवा में विलीन हो गई थी। महाराज तक बात पहुंची। उन्होंने आदेश दिया कि दोषी चाहे जो हो, सत्य तुरंत सामने लाया जाए। माधव को रात तक महल में ही रोक लिया गया। उसे अपराधी की तरह नहीं, संदेहास्पद व्यक्ति की तरह रखा गया। पर यह भी कम पीड़ा नहीं थी। रात को वह अकेला बैठा रहा। उसने अपने जीवन की सारी यात्रा याद की। गरीबी, संघर्ष, मेहनत, सम्मान और अब फिर संदेह। उसने दोनों हाथ जोड़कर श्री गणेश जी का स्मरण किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि कोई छल है तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। फिर उसने पूरे दिन की घटनाएं मन में दोहरानी शुरू की। कब वस्तु रखी, कौन पास आया, किस समय लेखक उठा, किस समय अधिकारी बुलाया गया, किसने कपड़ा छुआ, किस ओर से हवा आई, कौन सेवक पानी लाया। वह एक एक बात सोचता गया। अचानक उसे एक छोटी सी बात याद आई।
दोपहर में खिड़की के पास बैठे शाही तोते ने बार बार चमकती चीजों की ओर चोंच बढ़ाई थी। तब सब हंस दिए थे। उस समय एक सेवक ने उसे भगाया भी था। माधव का मन चौंक उठा। क्या वह केवल संयोग था? सुबह होते ही उसने विष्णुदत्त से मिलने की प्रार्थना की। जब वे आए तो माधव ने कहा, मुझे कोषागार की ऊपरी शेल्फ, खिड़की के पास की जगह और तोते के पिंजरे के आसपास देखने दीजिए। अधिकारी पहले हंसे, बोले, राजचिह्न तोता ले गया? पर विष्णुदत्त ने गंभीरता से कहा, जिसके पास तर्क हो उसे अवसर दो। तुरंत खोज शुरू हुई। खिड़की के ऊपर लकड़ी की सजावटी चौखट हटाई गई। भीतर सूखे फूल, धूल और चमकीली चीजें जमा थीं। कांच के टुकड़े, चांदी की छोटी कीलें और उन्हीं के बीच कपड़े में अटका हुआ वही रत्न जड़ित राज चिह्न चमक रहा था। सभा स्तब्ध रह गई। शाही तोता चमकती वस्तुएं उठाकर ऊपर छिपाता था। सेवक उसे मजाक समझते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। राज चिह्न सुरक्षित था। माधव निर्दोष सिद्ध हुआ। जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वे मौन रह गए। अधिकारी ने क्षमा मांगी। विष्णुदत्त बोले, सत्य केवल ईमान से नहीं मिलता, सूक्ष्म बुद्धि से भी मिलता है। महाराज ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि जिसने संदेह में भी धैर्य रखा वही राजकार्य योग्य है। माधव के हृदय से भारी बोझ उतर गया, पर अब महल में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली थी। उसी दिन संदेश आया कि महाराज स्वयं उससे मिलना चाहते हैं और यह भेंट उसके जीवन का अगला बड़ा मोड़ बनने वाली थी। भाग 10। महाराज से प्रथम भेंट, राजमुकुट की कठिन मरम्मत, ईर्ष्यालु दरबार और माधव की महान सिद्धि। राजचिह्न मिलने के बाद महल का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जो लोग कल तक माधव पर संदेह कर रहे थे, आज वही उसकी बुद्धि और धैर्य की चर्चा कर रहे थे। पहरेदार उसे आदर से देखते, अधिकारी विनम्र स्वर में बात करते और सेवक भी उसके आने जाने में विशेष ध्यान देने लगे। दोपहर के समय शाही दूत आया और बोला, महाराज अभी तुम्हें निजी सभा कक्ष में बुलाते हैं। यह सुनते ही माधव का हृदय तेज धड़कने लगा। महाराज से सीधी भेंट किसी साधारण कारीगर के लिए असाधारण अवसर था। उसने अपने वस्त्र ठीक किए, हाथ धोए, मन शांत किया और दूत के साथ चल पड़ा। सभा कक्ष राजमहल के मध्य भाग में था। ऊंची छत, भव्य स्तंभ, दीवारों पर पूर्वज राजाओं के चित्र, बीच में सुवर्ण सिंहासन और दोनों ओर मंत्रीगण के आसन। वहां अनुशासन, गरिमा और गंभीरता का ऐसा वातावरण था कि कोई भी भीतर जाते ही स्वयं संयत हो जाए। महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके व्यक्तित्व में तेज और स्थिरता दोनों थे। उन्होंने माधव को ध्यान से देखा और संकेत किया कि वह निकट आए। माधव ने झुककर प्रणाम किया। महाराज बोले, तुम वही सुनार हो जिसने हमारी धरोहर खोज निकाली? माधव ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल ध्यान से देखा। सत्य स्वयं सामने आया। महाराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जो ध्यान से देखे वही राज्य का काम भी समझ सकता है। सभा में बैठे कुछ दरबारी यह सुनकर असहज हुए। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक सामान्य कारीगर को इतनी प्रशंसा मिले। महाराज ने संकेत किया। 2 सेवक रेशमी वस्त्र में लिपटी एक बड़ी पेटी लाए। जब पेटी खोली गई तो भीतर राजमुकुट रखा था। वह अत्यंत प्राचीन और अनुपम था। सोने पर दुर्लभ नक्काशी, किनारों पर रत्नों की पंक्तियां, मध्य भाग में विशाल मणि और भीतर मुलायम अस्त्र। पर एक समस्या स्पष्ट थी। मुकुट के सामने की रत्न पट्टी ढीली थी। एक और सूक्ष्म दरार भी थी। यदि उसे पहना जाता तो आगे चलकर पूरा भाग टूट सकता था। महाराज बोले, यह मुकुट राज्योत्सव में 3 सप्ताह बाद धारण किया जाएगा। कई कारीगर देख चुके हैं। किसी ने नया बनाने को कहा। किसी ने जोखिम बताया। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? माधव ने मुकुट को दूर से नहीं, श्रद्धा से देखा। उसने समझ लिया कि यह केवल गहना नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा है। उसने धीरे से कहा, यदि अनुमति हो तो मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा, पर जल्दबाजी नहीं करूंगा। सभा में कुछ लोग हंसे। एक दरबारी बोला,
इतना बड़ा काम इस छोटे बाजार के सुनार को? दूसरा बोला, राजकोष खिलवाड़ का स्थान नहीं। महाराज ने कठोर दृष्टि से सबको शांत किया और बोले, योग्यता आकार से नहीं आंकी जाती। माधव को महल के भीतर विशेष कार्यकक्ष दिया गया। 4 पहरेदार बाहर तैनात हुए। हर दिन मंत्रीगण निरीक्षण करने वाले थे। यह सम्मान भी था और दबाव भी। पहले दिन माधव ने केवल परीक्षण किया। उसने धातु की आयु देखी, दरार की दिशा पहचानी, पुराने जोड़ समझे और रत्नों की पकड़ जांची। उसे स्मरण आया कि तहखाने से मिले पुरखों के पन्नों में मुकुट जैसे भारी आभूषणों के संतुलन पर विशेष लेख था। दूसरे दिन उसने एक सूक्ष्म मिश्र धातु तैयार की जो मजबूत भी हो और पुरानी चमक से मेल भी खाए। यह आसान नहीं था। यदि रंग अलग हुआ तो दोष तुरंत दिख जाता। तीसरे दिन वह दरार के भाग तक पहुंचा। कार्य इतना महीन था कि हाथ का एक गलत दबाव वर्षों पुरानी नक्काशी बिगाड़ सकता था। बाहर बैठे दरबारी समय समय पर समाचार लेते और कुछ तो असफलता की प्रतीक्षा करते। एक मंत्री ने ताना मारा, इतना समय लग रहा है, शायद काम हाथ से बाहर है। माधव ने उत्तर नहीं दिया। उसका ध्यान केवल मुकुट पर था। रात को घर लौटने की अनुमति सीमित थी, इसलिए वह कई दिन महल में ही रुका। जब भी थकान बढ़ती, वह आंखें बंद कर श्री गणेश जी का स्मरण करता और मन स्थिर करता। 7वें दिन उसने रत्नपट्टी अलग की, दरार भरी, नया संतुलन बनाया और जड़ाव फिर से स्थापित किया। फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने 2 दिन और सूक्ष्म जांच की। 10वें दिन महाराज ने स्वयं निरीक्षण मांगा। सभा फिर सजी। मुकुट रेशमी आसन पर रखा गया। जब कपड़ा हटाया गया तो पूरा कक्ष विस्मय से भर गया। दरार का कोई चिन्ह लगभग दिखाई नहीं देता था। रत्नपट्टी पहले से अधिक स्थिर थी। नक्काशी सुरक्षित थी। मुकुट की चमक ऐसी थी जैसे वर्षों बाद फिर जीवित हो उठा हो। महाराज स्वयं सिंहासन से उठकर निकट आए। उन्होंने मुकुट को देखा, हाथ में लिया, फिर सेवक से धारण कराया। मुकुट संतुलित बैठा, कोई ढीलापन नहीं था। सभा में धीमे स्वर उठे, अद्भुत, असंभव था। यह कैसे? महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा, आज से माधव केवल सुनार नहीं, राज कारीगर है। यह घोषणा सुनते ही पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। राज कारीगर की उपाधि दुर्लभ थी। इसके साथ मान, धन, स्थायी आदेश और दरबार में सम्मान मिलता था। कुछ दरबारी भीतर ही भीतर जल उठे। माधव ने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपकी कृपा और ईश्वर की प्रेरणा है। महाराज ने उसे स्वर्ण मुद्राएं, रेशमी वस्त्र और राजमुद्रा अंकित पट दिया। साथ ही कहा, आने वाले राज्योत्सव में तुम्हें विशेष अतिथि स्थान मिलेगा। जब वह महल से बाहर निकला तो जिन गलियारों से वह पहले संकोच में चला था, अब वहीं सम्मान से लोग झुक रहे थे। नगर लौटते ही लोग उसकी दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, राज कारीगर आ गए। किसी ने कहा, हमारे नगर का नाम ऊंचा